आज से हम लोग HVAC का जो मेन टॉपिक है कूलिंग लोड और उसको हीटिंग लोड, यू कैन कॉल बोथ, उसके बारे में शुरुआत करेंगे। ये बेसिक थोड़ा जानेंगे, बाद में फिर धीरे 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 उसको आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग को जितने भी पेपर्स दिए हुए हैं वो बंच दिया हुआ है लास्ट टाइम, उसको भी एक बार रेफर कर लीजिए, क्योंकि आगे वो टेबल्स वगैरह जो है आपको रेफर करते आएंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपको ऐसा लगा है कि ये डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कुछ किस सिलसिले में बात करना है? क्योंकि एक बार हम आगे कूलिंग लोड की तरफ चलते जाएंगे तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई एनी डाउट इसी वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स पे या कोई टोटल कंसेप्ट में या किसी चीज के ऊपर कोई डाउट हो तो बोलिए, थोड़ा 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर डाऊट म्हणजे कसं आहे की सब कूलिंग आणि सुपर हिटिंग थोडं क्लिअर होत नाही, म्हणजे कळत नाही एक्झॅक्टली काय होतंय ते, त्याच्याबद्दल थोडं तुम्ही काही एक्झाम्पल किंवा काही तुम्ही सांगू शकाल तर बेटर राहील. एक मिनट, किस किस को इसकी जानकारी चाहिए? सबको करना है क्या? एक बार रिपीट. यस सर. एक हम लोग उसको आपका व्हाट्सएप पे कुछ है क्या डायग्राम? एक मिनट. या आपके लैपटॉप व्हाट्सएप के ऊपर देखो, मैंने कुछ डायग्राम्स भेजे थे, वो दिखते हैं क्या आपको? दिख रहे हैं क्या आपको? सर कब भेजे थे? अभी के? अभी नहीं, काफी दिन हो गए उसको। शुरुआत में देखो, सर कौन सा बताइए ना. 1 अगस्त के पहले की बात है, शायद 25 जुलाई को होंगे। 25 जुलाई वाला देखो आप, 25 जुलाई. ओके. कंप्रेसर एंड साइकिल कंपोनेंट्स वो वाला सर, पीएच चार्ट. देखिए एक कलर वाला है, रेड कलर वाला है, ब्लू और रेड. ओके. हाँ, ब्लू और रेड वाला देखिए आप. इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग सक्शन गैस एंड लिक्विड सबकूलिंग. सर फोटो क्लियर नहीं है इसका. तो क्लियर नहीं है. हाँ. एक मिनट. सक्शन गैस सुपर हीट. सर मैंने अभी पोस्ट किया है, एक बार वही है क्या बताइए ना. सक्शन गैस सुपर हीट वाला ना सर. सुपर हीटिंग सक्शन गैस एंड लिक्विड सबकूलिंग वही. हाँ ये क्लियर है ना ये? हाँ क्लियर है. वो पहले वाले में क्लियर नहीं दिख रहा था. अभी ठीक है ना ये? हाँ ये क्लियर है सर. अभी आप इसको रिफर करो. देखो अभी अपन डायग्राम से समझाएंगे क्या फर्क होता है. ओके. अभी देखिए, ये जो नीला कलर की लाइन दिख रही है आपको सर्कुलर में, सेमी सर्कुलर में, वो क्या है वो बताइए. व्हाट इज दैट इंडिकेट्स? सैचुरेशन लाइन. नीला, हाँ सैचुरेशन लाइन. तो क्या बोल, नीले कलर के जो लेफ्ट साइड में वो क्या है?
लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लू कलर क्या है? सुपर हीट। नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लू कलर। अच्छा, सब कूलिंग। नहीं, सब कूलिंग भी नहीं। अभी सब कूलिंग और सुपर हीटिंग की बात ही मत करो। पहले ये बताओ कि वो जो डायग्राम दिखाया है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है ये, बराबर? यस सर। बॉटम में BTU पर पाउंड एंथैल्पी है और यहाँ है प्रेशर वर्टिकल लाइन में। तो ये जो ब्लू कलर का जो फेस है, ब्लू कलर के अंदर का जो एरिया है पूरा, हेलो, ब्लू कलर के अंदर का जो एरिया है वो है मिक्स कंडीशन, वेपर प्लस लिक्विड। ओके। और जो ब्लू कलर के लेफ्ट साइड वाला जो है वो है लिक्विड, पूरा प्योर लिक्विड। और ब्लू कलर के राइट साइड वाला जो है वो है वेपर, गैस। वो सेपरेट आउट करता है, वो सैचुरेशन लाइन को सेपरेट आउट करता है। ओके, ये समझ गए क्या आप? यस सर। अभी देखिए, अगर आप उसका प्लेन डायग्राम देखेंगे, दूसरा प्लेन डायग्राम में अगर आप देखते तो देखिए, नॉर्मल डायग्राम क्या होता है, इसमें जो दिखे हुए वर्ड अगर आप देखेंगे तो होगा 1569। इसको देखो आप, यस सर। 1569। यस सर। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डायग्राम है, जिसमें कोई सुपर हीट नहीं है, जिसमें कोई सब कूलिंग नहीं है, बराबर? यस सर। हाँ। अभी क्या होता है कि जो एवापोरेशन है, जो चिलर का जो एवापोरेशन है, जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग या जो भी हीट एक्सचेंजिंग होती है एवापोरेशन में, तो उसमें लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके वेपर तैयार होता है, बराबर? हेलो। यस सर। हाँ, वो वेपर जो तैयार होता है, वो वेपर अगर कंप्रेसर सक करता है उसको कंप्रेशन के लिए 6 to 9 प्रोसेस में। अगर वो उसको सुपर हीट किया नहीं किया, मतलब उसको थोड़ा हमने नहीं किया, तो क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस कि वो वेपर थोड़ा कंडेंस हो गया लाइन बिटवीन में, कहीं पे भी प्रोसेस में, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और कंप्रेसर को लिक्विड डिजाइन किए हुए नहीं रहते कंप्रेसर लिक्विड के लिए, कंप्रेशन के लिए, बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड जाने से लिक्विड हेमरिंग होके कंप्रेसर डैमेज हो सकते हैं, इसलिए वहां पे उसको स्लाइटली सुपर हीट मेंटेन करना पड़ती है। और सुपर हीट कैसे मेंटेन करते हैं, वो जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन सेटिंग इस तरीके से किया जाता है कि वो जो अंदर का पूरा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके थोड़ा सा वेपर का टेम्परेचर और बढ़ने देते उसको। ओके, तो उसको बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है उससे उसका टेम्परेचर जो बढ़ाता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल में। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल को बोला ही इसलिए जाता है कि वो सुपर हीट मेंटेन करता है ऑपरेटर में। तो जो सुपर हीट मेंटेन करता है, तो जो 6 वाला पॉइंट है वो 6A तक शिफ्ट हो जाता है आगे। देखो आप, ये जो लाइन दिख रही है 6 to 6 है, ये सक्शन गैस का सुपर हीटिंग है, ठीक है? हेलो। यस सर। बोलिए। अभी 6 से, अभी इसमें क्या होता है, और आगे चल के आप डिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी और ये 6 का थोड़ा सा और बढ़ता है सुपर हीट। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एवापोरेटर में सक्शन गैस सुपर हीट तो हो गया, लेकिन एवापोरेटर से कंप्रेसर तक जाने के लिए तो पाइपिंग ही रहती है ना। कैसे हवा ऐसे नहीं जाता है ना, पाइप में से जाता है, बराबर है कि नहीं? एवापोरेटर से कंप्रेसर को कनेक्शन रहता है कि नहीं पाइपिंग का? यस सर। हाँ, तो वो जो कनेक्शन है, जो पाइपलाइन है, उसमें भी पॉसिबली टेम्परेचर उसका बढ़ता है थोड़ा।
तो वो अभी हमने ये डायग्राम में नहीं लिया, लेकिन उसका और एक कॉम्प्लिकेटेड, इससे और भी मतलब क्या है कि थोड़े प्रैक्टिकल यूज में। आवाज किसका आ रहा है रे? बहुत आवाज बहुत बैकग्राउंड में आ रहा है। हेलो हेलो, अभी आ रहा है सर? अभी नहीं है, अभी नहीं है। हेलो, हाँ सर बोला। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ यस सर, यस सर, ये तो तो प्रैक्टिकल यूज में गैस सुपर हीट जो एवापोरेटर में भी होता है और थोड़ा पाइपलाइन में भी होता है, जो कंप्रेसर और एवापोरेटर को जो कनेक्टेड रहती है उसको। तो वो अभी हमने इग्नोर किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 6A से जहां सुपर हीट होता है गैस, वहां से वो उसको कंप्रेशन करते हैं। 9 क्या लिखा है वो, 9G क्या है? 9A शायद। हाँ 9A। हाँ, तो अभी 6A to 9A कंप्रेशन हो गया। ओके, अभी देखो, अभी ब्लू लाइन से लेके वो कितना डिस्टेंस आगे आ गया? पहले 9 तक था, अभी 9A हो गया, बराबर। तो अभी कंडेंसर को क्या करना पड़ेगा? कंडेंसर को पहले उसको डीसुपरहीट करना पड़ेगा। वेपर को कंडेंस लिक्विड बनाने के लिए पहले उसका सुपरहीट जो हुआ है वो निकालना पड़ेगा पूरा। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीसुपरहीटिंग। यस सर। वो डीसुपरहीटिंग करके उसको लिक्विड लाइन के बिल्कुल, वेपर के बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे लाते हैं। यस सर। सैचुरेशन पॉइंट पे लाने के बाद कंडेंसर में उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। यस सर। और कंडेंसेशन 1 पॉइंट पे आके रुक जाता है। अभी कंडेंसेशन 1 पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। और 1 से लेके 5 तक उसका एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर हम उसको 1 से थोड़ा सा कंडेंसर में और उसको कूल किया, समझो हमने 1 से 1A तक, तो जो 1 से 1A जो लिक्विड को हम सैचुरेशन के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद जब हम उसको कूल करते हैं अंदर के इस तरफ, तो वो जो है 1 to 1A इज नोन एज सबकूलिंग। समझे क्या? हेलो, मतलब सर कौन से फैक्टर से कूल होता है वो रेफ्रिजरेंट जो है वो, और कूल क्यों कैसे होता है? क्योंकि कंडेंसर में वैसे प्रोविजन की जाती है। कंडेंसर का डिजाइन ऐसा होता है कि वो 3 स्टेज कूलिंग पे, उसकी कैपेसिटी ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो डीसुपरहीटिंग भी करे, कंडेंस भी करे और सबकूल भी करे। इसलिए उसका देखो आप, ऑपरेटर से 30% 25% कैपेसिटी ज्यादा रहती है। ओके, तो वो सबकूल होता है जनरली कंडेंसर में। पहले डीसुपरहीटिंग, पहले जो रो रहती है पहले की रो या पहले की ट्यूब रहेगी, वो डीसुपरहीटिंग करेगी, बाद में लिक्विड करेगी और बाद में लिक्विड को और नीचे रख के सबकूल करेगी। ओके। अभी सबकूल होने के बाद वो पीछे चला गया है लिक्विड, 1 to 1A हुआ है। अभी थ्रॉटलिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 से लेके 5B तक थ्रॉटल हो गया वो। पहले क्या था? 1 to 5 था। ओके, अभी आप देखिए कि हमने सबकूल नहीं किया है और सिर्फ सुपरहीट किया है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो क्या हो गया? 6A - 5 बराबर है। 6A - 5 हो गया रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। यस सर। लेकिन जब हम सबकूल करते हैं तो वो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या हो जाता है? 6A - 5B। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबकूलिंग करने से रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ता है। इसलिए सबकूलिंग करने से COP इंप्रूव होती है। COP इंप्रूव होता है क्योंकि वर्क डन अपना रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ता है, वर्क डन उतना ही है, तो आपको उसका COP इंप्रूव होता है। इसलिए सबकूलिंग किया जाता है। ये ग्राफ के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ध्यान में रहेगा हमेशा के लिए। ओके सर। ठीक है? यस सर। वी गो अहेड नाउ। यस यस। ओके,
नाउ कूलिंग लोड कैलकुलेशंस, लोड समझने के पहले हमें थोड़ी काफी कुछ बेसिक जानकारी जाननी चाहिए। आप लोग में से अभी इसको थोड़ा डायलॉग में बात कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपन लोग डिस्कस करेंगे, मैं अकेला बात नहीं करूंगा, तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। यस सर। पहली बात हम क्यों करते हैं एयर कंडीशनिंग, क्या मतलब एयर कंडीशनिंग क्यों करना चाहिए? अभी आप इंडस्ट्री के बारे में मत सोचो, आप बताइए कि एयर कंडीशनिंग क्यों चाहिए, आपको क्या होगा अगर एयर कंडीशन नहीं होगा तो आपको क्या होगा? टू गेट अ कंफर्ट टेम्परेचर। ओके, मतलब कंफर्ट के लिए हम रिलेटेड टू कंफर्ट रिलेटेड टू बॉडी, इसके लिए हम एयर कंडीशनिंग करते हैं। यस। ओके, बराबर। यस सर। तो कंफर्ट का क्या मतलब है भैया? अगर आप रिलेटिव भी हो सकता है ना, आपको जो कंफर्ट लगता है वो मेरे को नहीं लगेगा, विश्वेश को नहीं लगेगा, या किसी और को भी नहीं लगेगा। तो कंफर्ट डेफिनेशन है भाई, व्हाट यू विल डिफाइन, कि समझो आपको बोला है कि कंफर्ट का डेफिनेशन चाहिए, या फिर डेफिनेशन छोड़ दीजिए कि कंफर्ट कौन से ऐसे पैरामीटर है जो कंफर्ट को डिस्टर्ब करते हैं? सर बेस्ड ऑन ambient conditions, कैसा, whether it may be cold or hot, our confined space or room should be same. It should not change as per our comfort. Temperature should be as per our comfort. हाँ, मतलब पहला पैरामीटर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन कंफर्ट इज टेम्परेचर। यस सर। वहां जिस सराउंडिंग में जहां हम रुके रह रहे उसका बॉडी। सेकेंड, अगर आप मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, अभी आप देखिए नासिक में 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो आप होती है, लेकिन आप वही 35 डिग्री टेम्परेचर में आप वर्ली में जाइए, जुहू में जाइए, मुंबई में जाएंगे तो आपको 35 डिग्री में अनबेरेबल हो जाएगा। यस सर। क्यों? बिकॉज ह्यूमिडिटी। ये मॉइस्चर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कंफर्ट के लिए। एंड अनदर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्ट के लिए है योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। सो ये आप लोग ये लिख सकते यस सर। नोटबुक में। यस सर। तो इन शॉर्ट अगर हम उसको समराइज करेंगे तो उसका हाई लो टेम्परेचर रिलेटेड टू सराउंडिंग, ओके, हाई लो मॉइस्चर रिलेटेड टू कंटेंट टू सराउंडिंग, मतलब ये लिख लीजिए। तीसरा एक फैक्टर है जो कंफर्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, दैट इज हाई डस्ट कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको भी हमको कंट्रोल करना है। हाई CO2 लेवल, पोल्यूटेंट्स लेवल अगर बहुत ज्यादा है, CO2 भी ज्यादा है, तो वो भी आपको डिस्कम्फर्ट करेगा। रूम का प्रेशर अगर बहुत एक्सेसिव ज्यादा है, रूम प्रेशर, तो दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब कंफर्ट। हम लोग जब यहाँ पे एयर कंडीशनिंग में रहते हैं, हमारे बॉडी के पास से एयर मूवमेंट चालू रहता है, तो देयर इज सर्टन वेलोसिटी, एयर की जो सर्टन नॉर्मल वेलोसिटी, स्टैंडर्ड वेलोसिटी है जो मेंटेन होती है, उससे ज्यादा अगर हाई हो जाती है तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉइज एरिया। इफ इज नॉइजी, बहुत आवाज आ रहा है, तो भी आपको कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होगा। अगर कल ये सवाल आता है आपको कंफर्ट किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो ये सब उसके आंसर्स हो गए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है अपना? 96, 97। एक्चुअल एग्जैक्ट होता है 98.6। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अवर बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बराबर। हेलो,
हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, मेरे को रिस्पॉन्स दो ना, तो मेरे को समझेगा नहीं। यस सर, यस सर, यस। तो कंफर्ट का डेफिनेशन ऐसा भी कर सकते हैं आप कि कंफर्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी कंडीशन, कंफर्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी कंडीशन इफ चेंजेस अबाउ, मतलब जो कंडीशंस मैंने बताई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। कंफर्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी कंडिशन इफ, ते तर तुम्ही सांगितलं ना तेव्हा असे कस्टमर थ्रू त्या दिवशी. मेक द पर्सन अनकम्फर्टेबल. नाही नाही करू शकत ते, एंड युजरच हे लागेल. आलं लक्षात? हॅलो. ठीक आहे. यस सर. कम्फर्टचा डेफिनेशन मी परत एकदा वाचतो. कंफर्ट Display. कैन बी अरे कंफर्ट टाइम कैन बी लागेल सर. डिफाइंड. अजय आपने लिखा है तो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा टाइम है? लागेल. डिस्प्लेला साहेब नसतं अवेलेबल इतके लवकर, ते जुना मॉडेल आहे थोडं. नाही सर, नाही लिहिली, परत टाइम एकदा लागेल सांगा ना. त्याला. एक वीकच्या वरती लागेल, एक वीकच्या वरती लागेल. कंफर्ट कैन बी डिफाइंड हो, एज हो. एनी कंडिशन. एक वीक साहेब, प्राइस सध्या क्लासमध्ये आहे, तुम्हाला थोड्या वेळाने Yes. कॉल करतो. इफ चेंजेस ओके. मेक द पर्सन अनकम्फर्टेबल. मतलब आपण जेवढ्या ज्या पॅरामीटर्स सांगितले आहेत त्याच्यामध्ये जर फार चेंजेस झाले तर आपल्याला अनकम्फर्टेबल फील होतो. ओके. अभी काय एक्झॅक्ट प्रोसेस काय आहे? तुम्हाला मेटाबॉलिझम प्रोसेस माहिती आहे का? डू यू नो व्हॉट इज मेटाबॉलिझम? नो सर, व्हॉट? मेटाबॉलिझम ही प्रोसेस आहे, म्हणजे इट इज प्रोसेस. याच्यामध्ये काय होतं एक्झॅक्टली की तुम्ही जे फूड घेता, वेन यू व्हॉट एव्हर फूड यू इनटेक, तुम्ही जे काही जेवण करता किंवा फूड जे घेता ते फूड आतमध्ये ऑक्सिडाइज होतो आणि ऑक्सिडाइज झाल्यावर ते एनर्जी रिलीज करतो. आणि हे ऑक्सिजन कुठून मिळतं आपल्याला ऑक्सिडाइज करायला? एअर मधनं, सराउंडिंग एअर मध्ये. यस सर. आणि ऑक्सिडेशनला कार्बन कुठून मिळतो आपल्याला? फूड मधनं. यस सर. फूड मधनं कार्बन मिळतो, एअर मिळतं, ऑक्सिजन एअर मधनं मिळतं. आणि या दोघांची जी ऑक्सिडेशनची जी प्रोसेस आहे, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज मेटाबॉलिझम. यस सर. खरं म्हणजे आपली जी बॉडी जी आहे ती बॉडी इटसेल्फ इज ए थर्मोस्टेट. टेम्परेचर कंट्रोलर डिव्हाइस जो आहे बॉडी आपला, त्याला टेम्परेचर कंट्रोल डिव्हाइस तुम्ही म्हणू शकता. जसं पीआयडी कंट्रोलर किंवा थर्मोस्टेट आहे. म्हणजे 98.6 मेंटेन करणं हे काम बॉडीचं आहे. ओके. याच्यावर जास्त हीट जात असेल तर ते रिलीज करेल, याच्यापेक्षा हीट जास्त कमी होत असेल तर ते हीट एब्झॉर्ब करेल. And the process of metabolism we will try to maintain 98.6 degree Fahrenheit. कुठल्याही सीझनला, प्रत्येक सीझनला टेम्परेचर हेच असलं पाहिजे. समर असो, मान्सून असो, विंटर असो. बरोबर. फक्त त्याच्यामध्ये काय होईल, कुलिंग रेट समर मध्ये जो कुलिंग रेट तो इन्क्रीज होईल, विंटर रेट मध्ये तो डिक्रीज होईल. आणि याचं जनरल प्रिन्सिपल इज सेम. हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हीट लॉस. ओके. मेटाबॉलिझम मेटाबॉलिझमचा जो एम तुम्ही लिहा असं इक्वेशन की मेटाबॉलिझमचं इक्वेशन जे आहे एम इज इक्वल टू प्लस मायनस क्यू एस स्मॉल क्यू. प्लस मायनस क्यू एस. ओके. प्लस मायनस क्यू आर.
plus QL. ओके. ओके. मेटाबॉलिझम जे आहे एम इज गिवन इन BTU per hour. ओके. QS is sensible heat loss. QR is radiant heat loss. ओके. हे सगळं BTU per hour मध्ये हा. ओके. आणि QL इज लेटंट हीट लॉस. ऑपरेशन जे होतं बॉडी मधनं वरनं. त्याच्यामध्ये एक लक्षात येईल तुम्हाला की सेन्सिबल आणि रेडियंटली लोड जो आहे तो डिपेंडिंग ऑन द सीजनल कंडिशन इट कॅन बी प्लस और इट कॅन बी निगेटिव्ह. पण लेटंट लोडला फक्त प्लसच राहील. काय काय म्हटले सर? QS आणि QR जे आहे हा हा. ते कमी जास्त होऊ शकतं डिपेंडिंग ऑन द कंडिशन. दॅट इज वाय इट इज प्लस मायनस. ओके. वेरएस QL इज अ लेटंट, फक्त ऑपरेशन आहे बॉडी वरनं म्हणून ते प्लस आहे. ओके. आता याच्यामध्ये ना देर आर व्हेरियस कंडिशन्स ऑफ एअर टेम्परेचर, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि एअर मोमेंट. म्हणजे कुठलीही कंडिशन, कुठलं टेम्परेचर, कुठलं RH, कुठलं अशा व्हेरियस कॉम्बिनेशन आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला कम्फर्ट फील होऊ शकतं. आपल्या याच्यामध्ये कुठल्याही बुकमध्ये कम्फर्ट झोन म्हणून त्यांनी डिक्लेअर काढलेलं आहे. तुम्ही कुठलाही रिफर केला, मला वाटतं आपल्या याच्या पेपरमध्ये तुम्हाला दिलं पण असेल, एखाद वेळेस चेक करून घ्या. हायर टेम्परेचर रिड्यूस RH पण असू शकतं किंवा हायर RH रिड्यूस टेम्परेचर पण असू शकतं. वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशननी ते तुम्हाला कम्फर्ट देऊ शकतं, डिपेंड्स ऑन दॅट कंडिशन. त्याला कम्फर्ट झोन, इफेक्टिव्ह टेम्परेचर किंवा त्याला कम्फर्ट झोन अशी कंडिशन म्हणतात. नॉर्मली कसं आहे, एक जनरल इनसाइड कंडिशन्स आपल्याकडे कसे आपण ठेवतो 24 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस मायनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड. फॅरनहाइट मध्ये ते 75 डिग्री फॅरनहाइट प्लस मायनस 2 डिग्री फॅरनहाइट. आणि RH असते 50 ते 60%. टेम्परेचर असतं, परत रिपीट करतो मी, टेम्परेचर असतं 24 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस मायनस 1 डिग्री. फॅरनहाइट मध्ये 75 डिग्री फॅरनहाइट प्लस मायनस 2 डिग्री फॅरनहाइट. RH 50 to 60%. आणि एअर मोमेंट जी असते, वेलॉसिटी एअर मोमेंट जी असते, साधारण ती असते 4.5 to 7.5 मीटर पर मिनिट किंवा 15 to 25 फीट पर मिनिट. हे पॅरामीटर लक्षात राहू द्या तुमच्या. हॅलो. येस सर. आता प्रिन्सिपल ऑफ लोड एस्टिमेशन मध्ये जर आपण पाहायचं असेल, सुरुवात करू. तुमच्या मते सर्वात जास्त मेजर पोर्शन जे आहे हीट लोडचा तो कुठून असतो? सोर्स काय आहे? सर्वात जास्त हीट लोडचा सोर्स काय आहे? सनलाइट. म्हणजे ग्रेटेस्ट हीट सोर्स इज सन. येस सर.
This heat is known as solar heat. Yes, sir. ओके. आता जनरली असं म्हणतात की सोलर हीट एट द आउटर एज ऑफ द अर्थ, हे जस्ट फॉर द क्युरियोसिटी तुम्ही लिहून ठेवा. सोलर हीट एट द आउटर एज ऑफ अर्थ इज समथिंग लाईक 415 to 445 BTU per hour per square foot. नाही, परत सांगा ना सर हळूहळू. सोलर हीट एट द आउटर एज ऑफ द अर्थ, अर्थच्या आपल्याला जी सोलर हीट जी मिळते आपल्याला, ती साधारण सीजनल प्रमाणे असेल, विंटर आणि समरची कंडिशन असू शकते. ही 415 BTU पर आवर, 415 BTU पर आवर पर स्क्वेअर फूट. एक स्क्वेअर फूट एरियामध्ये, एका स्क्वेअर फूट एरियामध्ये 415 BTU पर एका तासाला तो एब्झॉर्ब करेल. एक घंटे में वो 415 BTU पर स्क्वायर फीट एब्जॉर्ब करेगा सन लोड, और वो 415 से लेके 445 तक वेरी हो सकता है. आया क्या ध्यान में? मतलब ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ये सनरेज आता है, मतलब क्या है सर ये हीट एब्जॉर्ब. हाँ, हीट, इतना हीट मिलता है उसको. ओके. सोलर हीट कैसे एंट्री करती है स्ट्रक्चर में? तीन टाइप से एंट्री करती है. वो डायरेक्टली थ्रू ग्लास, वो इमीडिएटली रूम एब्जॉर्ब कर लेता है. ग्लास रहेगा तो डायरेक्ट रेडिएशन से इमीडिएटली, आप ग्लास के सामने खड़े रहेंगे, हीट आ रहा है, इमीडिएटली आपको गर्म फील होगा. राइट. और बाकी का जो रहता है, जैसे जो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो धीरे धीरे डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल. उसका मटेरियल का थिकनेस क्या है, उसका आगे हम उसका देखेंगे, उसका यू फैक्टर क्या है. तो उसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में. रूफ हो गया, वॉल्स हो गया. कभी कभी आप फील करते होंगे, देखिए समर में कई बार क्या होता है कि सुबह पे टाइम पे जब सन शाइन करता रहता है, उस समय इतना गर्म नहीं रहता है अपने को, लेकिन रात जैसे होती है, शाम के बाद कई बार रात को बहुत गर्म होता है. हम लोग सोचते हैं कि भाई इतनी, व्हाई इट इज सो हॉट इन द रूम. बाहर तो टेम्परेचर कम हो गया, रूम में इतना क्यों गर्म लग रहा है? तो रीजन इज दैट कि जो एब्जॉर्ब हीट रहती है, और रात को उसको वो दैट स्टार्टेड रेडिएटिंग एंड एब्जॉर्बिंग इन द रूम. वो हीट ट्रांसफर होना चालू हो जाता है रात को रूम में. दिन भर वो उसकी ब्रिक वॉल में उसमें रिटर्न रहती है. और दिस जो प्रोसेस होती है, वो अपना जो यू फैक्टर है, वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे. जो रूफ है या वॉल है, उसमें से वो कंडक्शन के थ्रू पास होती है. कंडक्शन आपको मालूम है सबको, हीट प्रोसेस. कितने टाइप के हीट प्रोसेस होते हैं, हीट ट्रांसमिशन होते हैं. व्हाट आर द, हम कितने लोग कैसे बोलते हैं हीट ट्रांसमिशन? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. हाँ, इसके ऊपर में बारे में ज्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है सबको. हाँ, तो ये 3 प्रोसेस से जनरली पूरा हीट अपना होता रहता है. अभी क्या होता है कि जैसे सोलर हीट है, ग्लास से तो डायरेक्ट फेल्ट होता है, और जैसे मैंने बताया कि वॉल्स और रूफ में सेवरल आवर्स के बाद आपको फील होता है, समटाइम इन इवनिंग और लेट नाइट. ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो है, जिसको जो अमाउंट ऑफ हीट जो मेजर की जाती है बाय टर्म यू फैक्टर. ओके, यू फैक्टर. अभी क्या होता है, यू फैक्टर क्या है वो हम देखेंगे. एवरी बिल्डिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो है, उसका इट हैज गॉट हिज ओन यू फैक्टर. ओके, यू फैक्टर मतलब क्या है कि यू फैक्टर मतलब क्या है कि यू फैक्ट इट्स ए क्वांटिटी ऑफ हीट. समझ लीजिए ध्यान से, ये बहुत कंसेप्चुअल बात है ये. अगर यू फैक्टर समझा तो आपको हीट लोड समझेगा पूरी तरह से, ना तो नहीं समझेगा. यू फैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि इट इज ए क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोस थ्रू 1 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्डिंग सरफेस
सर पीपीटी स्लाइड नहीं दिख रहा है. क्या हो रहा है? पीपीटी स्लाइड नहीं दिख रहा है. वो लाइट क्यों नहीं दिख रहा? शायद वो स्क्रीन शेयरिंग फिर से करना पड़ेगा. हेलो. यस सर, अभी दिख रहा है. हाँ, अभी देखिए, U factor is the quantity of heat flow through 1 square foot building surface when the temperature difference between outside and inside is 1 degree Fahrenheit. अभी इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा. समझ लीजिए कि आपके पास एक मतलब वॉल है. वॉल के आउटसाइड कंडीशन, उसका टेम्परेचर है लेट अस से TW. लिख लीजिए सर, TW. वॉल का टेम्परेचर है सर. हाँ, आउटसाइड, बाहर से. और अंदर से टेम्परेचर है उसका TC, कूलिंग टेम्परेचर. हाँ, TC. ओके. और जो हीट ट्रांसमिशन हो रही है BTU पर आवर में, वो है Q. सर डिस्टर्बेंस. और उसका जो वॉल का जो एरिया है, अभी हम उसको एरिया ही बोलते हैं, लेकिन एरिया कैसे निकालते हैं आपको मालूम है. डायमेंशन मिलेगा तो वॉल का एरिया निकाल सकेंगे आप. तो जो U फैक्टर है वो ऐसा डिफाइन किया जाता है कि Q इज इक्वल टू, अब लिखिए Q क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट BTU पर आवर. Q ओके. इज इक्वल टू U into area मल्टीप्लाइड बाय TW माइनस TC. ओके. ये फॉर्मूला से आपको हीट ट्रांसमिशन मिलता है. इसमें Okay. U क्या है, U आपको मालूम रहता है कई बार, या तो कई बार निकालना भी पड़ता है. अगर आपको U मिल गया तो आप उसको वो दीवार में से कितना हीट ट्रांसफर BTU पर होगा वो आप निकाल सकते हैं. ओके. सर एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज अच्छा नहीं रहा. तो कुछ तो भी कोई कहीं से आवाज आ रहा है, कोई स्टॉप करना चाहिए किधर से. हेलो, म्यूट कर रहे हैं क्या सब लोग? हाँ सर, अब नहीं आ रहा. यस. एक देखिए फॉर एग्जांपल आप लेगी, देखिए एक वॉल सरफेस है 8 फीट बाय 20 फीट. आउटसाइड टेम्परेचर है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट. इनसाइड टेम्परेचर है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट. और उसका U फैक्टर है 0.25. तो कितना BTU पर आवर हीट ट्रांसमिट होगा ये कंडीशन में, वो निकालिए. एरिया 1/20 है क्या? 8 फीट बाय 20 फीट. 8 बाय 20. हेलो सर 480 BTU पर आवर. हेलो सर 480 BTU पर आवर. इज इट राइट? इट इज राइट, करेक्ट.
हेलो हेलो यस सर. Yes, sir. Now we will also just go through one of the important factor जो generally इसको ignore किया जाता है. Basically designer must know ये बिल्डिंग ओरिएंटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है सोलर लोड के हिसाब से. दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर. हाँ, अभी आप देखेंगे ये वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरे डायग्राम्स. आप देखेंगे जो पहला डायग्राम है, एक वॉल है जो एक को ईस्ट साइड को फेस कर रही है, बराबर. तो उसका टाइमिंग देखेंगे आप तो 6 बजे उसका लोड कितना है, 12 बजे लोड उसका कितना है और शाम को 6 बजे कितना लोड है, इसका इंडिकेशन ग्राफ में दिख रहा है. इसका मतलब उसका करीबन 11, 10, साढ़े 11 बजे वो पीक पे चला जाता है ईस्ट में. अब 12 के बाद वो पूरा डाउन हो जाता है. सिमिलरली आप वेस्ट में देखेंगे तो पहले पीक में है, बीच में 12 बजे के करीब एकदम लो हो जाता है और आगे फिर वापस उसको बढ़ जाता है वो वेस्ट में. सर वेस्ट में इनिशियली कैसे बढ़ेगा 6 AM से 6 AM पे? हाँ? वेस्ट में इनिशियली कम रहेगा ना? हेलो हेलो एक सेकंड. नहीं, वो क्या है, वो बड़ा नहीं है ईस्ट में. वो जो सुपर इम्पोज दिख रहा है ना, वो ईस्ट का है. ओके ओके. वेस्ट वो नीचे से ही गया है, मतलब वो वहां से कम 12 से ही बड़ा है वेस्ट का. हाँ, वेस्ट का आफ्टर 12 ही बढ़ेगा. हाँ, वो तो मेरे को एकदम ध्यान में नहीं आया, बताते थे. हाँ नहीं ठीक है. सिमिलरली साउथ की कंडीशन है वैसे ही है. लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ का, अगर देखेंगे आप तो नॉर्थ में एकदम स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है आपको पूरी तरह से. तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्थ साइड फेसिंग अगर कोई ग्लास है या सोलर वॉल है या कोई चीज है तो वो ज्यादा उसके ऊपर लोड इफेक्ट नहीं करता है. नॉर्थ साइड इज नॉट वेरी क्रिटिकल. ओके. दैट वे में, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, बिल्डिंग ओरिएंटेशन का ये जो इम्पोर्टेंस है वो डिजाइन करते समय अगर हम ध्यान में दे तो हम उसका कैपिटल, उसका टनेज कम कर सकते हैं, सो दैट हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा उस हिसाब से. सो मतलब ईस्ट और वेस्ट हमें मेन ज्यादा ध्यान में लेना है. ईस्ट और वेस्ट ज्यादा ध्यान में देना है. ओके. हाँ. समझ लीजिए कि अभी जैसे ये दिखाया उन्होंने कि एक रिटेल बिजनेस है, उसका जो लार्ज ग्लास सरफेस एरिया है फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड रिमेनिंग वॉल्स है ओनली स्मॉल ग्लासेस एरियाज. तो इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बाय 25%. मतलब क्या वो करेगा, वो reduce the initial cost equipment selected not to handle highest load solar load that is coming through glass on east side, but rather to handle the next to highest load such as afternoon solar load. तो मतलब क्या है कि अगर ईस्ट साइड में थोड़ा सा सुबह ईस्ट साइड में अगर उसका बिजनेस रिटेल बिजनेस जो है शाम को शुरू हो रहा है, दोपहर को शुरू हो रहा है,
तो इस साइड में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ भी गया उसका 2-3 डिग्री से, तो ही इज नॉट बॉदर्ड। समझे क्या उसका मतलब क्या है, उसने क्यों डिजाइन कि अगर हमको सुबह में हमें खोलने ही नहीं है, तो वहां से अगर आता भी है टेम्परेचर 25 डिग्री डिजाइन है और 28 डिग्री आ रहा है, तो आने दीजिए उसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उसके लिए नॉर्मल डिजाइन करके कैपिटल कॉस्ट क्यों बढ़ाने का। तो वो 25% हम उसको कम कर सकते हैं। इसका वो दैट वाज द इंटेंशन। इससे बेनिफिट क्या है, मैक्सिमम लोड टू बी हैंडल इज लेस, मतलब मैक्सिमम लोड अगर हम सब पूरा नॉर्मल डिजाइन करते थे तो ज्यादा आता था, तो लोड ज्यादा टनेज, मतलब 70 टन में काम हो सकता है, तो हम 100 टन का प्लांट लगा रहे, तो मैक्सिमम लोड टू बी हैंडल इज लेस। स्मॉलर इक्विपमेंट कैन बी सिलेक्टेड, अगर हमको 70 टन का ही लोड सिलेक्ट करेंगे तो स्मॉलर इक्विपमेंट कैन बी सिलेक्टेड, लेस इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ जैसे स्मॉलर इक्विपमेंट है तो लेस पावर कंजम्पशन। और जैसे कि मैंने बताया कि डिसएडवांटेज क्या है, only disadvantage that owner must accept slightly warmer building temperature in the morning hours when customers are likely to be infrequent। मतलब क्या कि जब सुबह के टाइम पे जब कस्टमर्स इनफ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली इज वेरी लेस, कम ज्यादा आ रहे हैं, कम रहे मतलब कंपेरेटिवली, तो उस समय अगर ओनर जो अगर बोलता है कि भाई 25 डिग्री की जगह 27-28 भी हो गया तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये केस में हम उस प्लांट को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए ये डिस्कशन होना जरूरी है कंसल्टेंट के साथ, ओनर के साथ, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ये करने से अगर आप उसको प्रूव करके देंगे कि भाई आप ये करने से इतना सेविंग करने जा रहे हैं साल भर में, तो कोई भी ओनर नहीं बोलेगा। हमें ऐसा ब्लाइंडली एयर कंडीशनिंग डिजाइन नहीं करना है, हमें वी आर इंजीनियर्स, हमको उसको और जो भी है कूलिंग लोड उसको उतने रेट से, व्हाट इज अल्टीमेट पर्पस क्या है, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूम मींस एयर टू मेंटेन इट्स डिजाइन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि हमको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसको मेंटेन करने का है। ओके ओके सर। इंडोर हीट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, दीज आर द लिस्ट। इंडोर हीट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से, जो अभी थोड़ी देर पहले जो देखा वो आउटडोर कंडीशंस में देखा है। आउटडोर कंडीशंस के अभी हमने आउटडोर इफेक्ट की वजह से जो भी लोड होता है वो देखा। दूसरा एक अनदर मेजर सोर्स ऑफ हीट क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या, कि इनफिल्ट्रेशन मतलब आउटसाइड एयर जो बाहर से बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है। अभी वो कैसे एंटर होती है, हमेशा क्रैक्स के अराउंड होती है, डोर से, विंडो से, ओपन डोर से 10 बार दरवाजा हम ओपन करते हैं तो एयर जो है अंदर इनफिल्टर होती है। तो ये एयर फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन क्रैक्स में से होता है, डोर्स में से होता है, विंडोज में से होता है, इसको भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी बहुत खराब है तो इनफिल्ट्रेशन लोड ज्यादा रहेगा। अगर गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है तो उसमें आपको क्रैक एरिया लेस मिलेगा, तो लेस इनफिल्ट्रेशन होगा। एंड इनफिल्ट्रेशन आल्सो डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी। तो जो समर कंडीशन, विंटर कंडीशन में के ऊपर भी विंड वेलोसिटी जैसे चेंजेस होगा वैसे उसका वो लोड भी चेंज होगा।
एक डायग्राम मेरे पास है, लेकिन अभी इसमें नहीं है वो, उसमें आपको मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। मॉर्निंग उसका स्टोरेज इफेक्ट के वजह से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टोरेज इफेक्ट की वजह से किस तरीके से कूलिंग लोड चेंज होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडोर। अभी हमने आउटडोर देखा, इनफिल्ट्रेशन देखा। ओके, अभी क्या होता है कि इंडोर सोर्सेस कौन से हो गए? एक हो गए पीपल, फिर लाइट्स, फिर अंदर जो है इक्विपमेंट्स, फिर कुछ अप्लायंसेस, कुछ मोटर्स है क्या अंदर, एनी हॉट सरफेस, टी कॉफी मेकर, इस तरीके से इतने इंडोर सोर्सेस हो गए। इसके अलावा भी अगर कोई अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे ऑटोक्लेव है, या कोई अंदर स्टीम हो रहा है, या लॉन्ड्री है जिस तरीके से, या मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो वो अपन अलग टाइम टू टाइम केस टू केस बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दीज आर द मेजर इंडोर सोर्सेस इस तरीके से होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टोरेज इफेक्ट और लैगिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, इससे क्या होता है कि जो डेल्टा टी होता है, मतलब बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है और अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी डायरेक्टली 25 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज स्टोरेज इफेक्ट की वजह से और लैग इफेक्ट की वजह से। तो बिकॉज ऑफ दिस, एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालने की जो मेथड है उसको बोलते हैं CLTD। दैट इज द रीजन मेथड विच विल बी यूज्ड इज CLTD। हम उसको CLTD मेथड से कूलिंग लोड कैलकुलेशंस करने वाले। और CLTD मीन्स कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। वो क्या होता है, कैसे होता है, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे। लेकिन CLTD इज द कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। सो इंडोर सोर्सेस में जितने भी हमने अभी ये दिखाए, वो आपको सर ये इंडोर हीट सोर्सेस ये सब लैटेंट लोड में आएंगे? नहीं, देखिए इसमें लेटेंट लोड में आप बताइए कौन से आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, बताइए। लेट अस टॉक। पीपल आएंगे क्या? यस, पीपल लैटेंट में आएंगे ना सर? पीपल दोनों में आएंगे, सेंसिबल और लेटेंट दोनों। लैटेंट में आएंगे ना सर, रेस्पिरेशन होता है तो लैटेंट में आएंगे ना? और सेंसिबल में भी आएंगे ना, बॉडी टेम्परेचर भी तो है ना, ओके। कम ज्यादा होता रहता है। सिटिंग है, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर के बाद डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है उस हिसाब से आपका हीट डिसिपेशन होगा। अच्छा। सो पीपल विल कंट्रीब्यूट सेंसिबल एज वेल एज लेटेंट। लाइट सेंसिबल में आएंगे ना सर? लाइट विल बी ओनली बी सेंसिबल। इक्विपमेंट भी सेंसिबल में आएंगे? इक्विपमेंट भी सेंसिबल में आएंगे। अप्लायंसेस भी सेंसिबल में आएंगे? अप्लायंसेस डिपेंड अपॉन कौन सा अप्लायंसेस है उसके ऊपर। मोटर्स तो सेंसिबल में आएंगे सर? मोटर सेंसिबल में आएंगे, हॉट सरफेस भी सेंसिबल में आएंगे। ओके। और टी और कॉफी मेकर किस में आएंगे? टी और कॉफी में दोनों में आएंगे? दोनों में आएंगे। अभी इसमें थोड़ी देर पहले जो हमने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा था, जो एयर बाहर का एयर अंदर आ रहा है, या फिर हम उसको कुछ अंदर लोगों के लिए भी कुछ हम फ्रेश एयर देते हैं सिस्टम में, वो जो फ्रेश एयर का क्वांटम है और जो इनफिल्ट्रेशन का एयर का क्वांटम है, वो कौन कौन से लोड ऐड करेगा सिस्टम में? सर वो सेंसिबल और लैटेंट दोनों कर सकता है ना? हाँ, कर सकता नहीं, करेगा। हाँ, सेंसिबल, अगर एयर आ रहा है तो एयर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर की एयर अंदर आती है तो उसके साथ मॉइस्चर भी अंदर आएगा। करेक्ट। तो इनफिल्ट्रेशन हो या एयर हो, वो दोनों बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग सेंसिबल प्लस लेटेंट हीट। ओके। उसको हम भी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, उसको जो भी है।
एक एग्जांपल देखो, थोड़ा क्विकली एक एग्जांपल ले लो, सिंपल है, जस्ट टू रिव्यू. कैलकुलेट द फ्लो ऑफ हीट. कैलकुलेट द फ्लो ऑफ हीट व्हेन फैक्टर इज 0.38. एक मिनट, फ्लो ऑफ हीट व्हेन द फैक्टर इज 0.38. यू फैक्टर ना. हाँ 0.38. हाँ. ओके. डेल्टा टी इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. एरिया. And area is 5 feet by 2 feet. वन 152 यूनिट क्या है? 152 BTU per hour. हाँ 152 BTU per hour. ओके. तो अभी आपने क्या मतलब आपको यू है अंडरस्टूड. यू अंडरस्टूड, आप समझ गए ना यू मतलब क्या है? क्या कौन बताएगा मतलब व्हाट इज यू? अल्टीमेटली यू क्या है? हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज. हाँ. थ्रू वन सरफेस टू अनदर और वन सब्सटेंस टू अनदर. नहीं वो तो ठीक है. अभी जैसे मैंने 0.38 यू फैक्टर बोला है आपको, मैंने बोला कि ये वॉल का, ये जो मेरे सामने वॉल है, इसका फैक्टर यू फैक्टर है 0.38. तो इसका मतलब क्या हुआ? Sir, heat flow through per area हाँ from a surface. पर एरिया कौन सा कितना है? पर एरिया मतलब एरिया का साइज. पर एरिया का ये क्या यूनिट क्या है? 1 square feet. हाँ मतलब पर स्क्वायर फुट. Heat flow through. 0.38 BTU पर स्क्वायर फुट. Yes sir. बस करेक्ट हो गया. और कुछ? ओके. और क्या? डेल्टा और बता. आप उसको कंसेप्ट समझिए, आप इसका कैलकुलेशन ऐसे मत कीजिए. अभी मैं वापस बोलता हूं आपको, 0.38 BTU पर आवर पर स्क्वायर फुट पर डिग्री फ़ारेनहाइट. 1 स्क्वायर फुट में अगर डेल्टा टी 1 डिग्री रहेगा दोनों में, तो 0.38 का BTU ट्रांसमिट होगा. अगर डेल्टा टी 10 रहेगा तो वो 3.8 हो जाएगा. एरिया बढ़ जाएगा, स्क्वायर फुट बढ़ जाएगा, तो स्क्वायर फुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए यू फैक्टर को हीट BTU पर निकालने के लिए आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है. समझा कि नहीं समझा? सर क्यू जो है वो अपना हीट फ्लो है ना. हाँ. और यू जो है वो क्या है फिर? वो भी हीट फ्लो ही है. अच्छा, वो भी हीट फ्लो है. हाँ. ओके. जब मेरा सरफेस एरिया 1 फीट है, 1 स्क्वायर फुट है, सुनो अगेन, व्हेन मेरा सरफेस एरिया 1 स्क्वायर फुट है और जब मेरा डेल्टा टी 1 है, तो मेरा Q इज इक्वल टू यू. ओके. समझिए आप अभी? हाँ. तो यू Okay. निकालने, यू दिया जाता है आपको, उसके लिए क्यू निकालना है. अभी क्यू निकालने के लिए यू को क्या करेंगे? फिर आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा टी से, टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. तो आपको क्यू मिलेगा. ओके. ओके. लेकिन ये जो यू फैक्टर है, यू फैक्टर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. कि यू फैक्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको 3 पैरामीटर और समझना जरूरी है. मैं अभी आप पूछता हूं आपको, आप उसमें से किसका जवाब दे सकते हैं, बताइए मुझे. फिर ये 3 फैक्टर के बारे में हम बात करके इसको आज के दिन क्लोज करेंगे, फिर आगे जाएंगे. 3 फैक्टर जो यू के कनेक्टेड है, मतलब यू के साथ है, और अदरवाइज यू को ऐसा कह सकते हैं आप कि यू को समझने के लिए ये 3 फैक्टर को जरूरत है. ये 3 फैक्टर होते हैं. एक होती है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, और तीसरा होता है कंडक्टेंस.
सुने आपने 3 नाम? नाम सुने सर। क्या नहीं बड़ी, कोई आप में से किसको बता सकता है मुझे ये तीनों में डिफरेंस क्या है? नहीं मालूम? सर थर्मल कंडक्टिविटी में जो डेल्टा टी है वो कम होगा, नहीं डेल्टा टी कम नहीं होगा, क्योंकि सर वो कंडक्टर है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। अभी रेजिस्टेंस में जैसे नहीं डिफरेंस ज्यादा होगा ना आउटर से। नहीं ठीक से समझ लो। अभी थर्मल कंडक्टिविटी और यू के डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट इन BTU per hour थ्रू एन यूनिट एरिया विथ ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। सर फिर से बताना है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट इन BTU per hour ओके थ्रू यूनिट एरिया तो यूनिट एरिया विथ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। विथ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस ओके। मतलब क्या हो गया? देखो आप कंफ्यूज में मत होना। यू का डेफिनेशन और कंडक्टिविटी का डेफिनेशन सेम है। कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसका, उसके वजह से कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। और जैसे इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन आर बैड कंडक्टर्स, आपने सुना होगा। इंसुलेशन आर बैड कंडक्टर मींस लो कंडक्टिविटी एंड गुड कंडक्टर मतलब हाई कंडक्टिविटी। लेकिन अभी आप मेरे को पूछेंगे फिर यू और कंडक्टिविटी में क्या फर्क है, तो अभी आप समझ लीजिए डिफरेंस। हाँ, दोनों देखा जाए तो एक ही है ना? दोनों देखा जाए तो एक है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है बता रहा हूँ। दोनों एक है, लेकिन अभी आप समझ लो आपने क्या किया। आप दीवार कैसे बनती है, आपकी वॉल कैसे बनता है, क्या क्या करते हैं वॉल में? वो ईंट डालते हैं, सीमेंट एंड प्लास्टर वगैरह सब करते हैं। पहले ईंट डालते हैं बराबर, और फिर एक दोनों साइड से प्लास्टर करते हैं। बराबर। बाद में फिर कभी कभी उसको प्लाईवुड वगैरह लगाते हैं, या तो फिर कुछ भी पतरा लगाते हैं, या तो फिर पेंट करते हैं। ओके, बराबर। हाँ। तो आपने कितने कितने मटेरियल यूज किए इसमें? ब्रिक मटेरियल यूज किया, प्लास्टर यूज किया, आपने कोई पतरा यूज किया। बराबर। हाँ, ये हर एक के अपनी अपनी कंडक्टिविटी है थर्मल। ओके, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, हर एक की अपनी अपनी कंडक्टिविटी है। लेकिन जब हम उसको कंबाइन करके पूरा एक बनाते हैं ब्लॉक पूरा, जब हम कंबाइन करते हैं 4 मटेरियल और उसको कॉम्पोजिट जब करते हैं, तो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको वो यू होता है, यू फैक्टर होता है। हाँ, समझे अभी आप? ओके, क्लियर। अगर सिर्फ मैं एक ही मटेरियल यूज करूंगा, समझो मैंने सिर्फ ब्रिक वाली यूज किया, तो ब्रिक का कंडक्टिविटी यू इज सेम। ओके, पर ब्रिक को मैंने प्लास्टर लगाया, फिर दूसरा प्लास्टर लगाया, फिर उसको हमने क्या बोलते हैं उसका जिप्सम लगाया, जिप्सम का बोर्ड लगाया, तो हर एक का कंडक्टिविटी उसको ऐड करना पड़ता है और बाद में जाके यू निकालना पड़ता है। अंडरस्टूड सर। हाँ, तो हम इसको यू कैसे निकालेंगे आगे के इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, अभी हम पहले आज कंडक्टिविटी का डेफिनेशन देखा है। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू A into K divided by X into T2 minus T1। ये कोई भी एक फीट बाय 1 फीट का सरफेस है जिसकी थिकनेस 1 इंच है और इसके आगे टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 है। इसमें ए एरिया है, के क्या है सर? के कंडक्टिविटी आगे। ओके,
और x जो होता है उसकी थिकनेस होती है। कंडक्टिविटी इज ऑलवेज मेंशन पर थिकनेस पर इंच। तो जो मटेरियल का आप थिकनेस यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको कंडक्ट निकालना पड़ता है। वो आगे के एग्जांपल्स हम जब नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे तब हम जाएंगे आगे। पहले इतना जान लो कि ये डेफिनेशन कंडक्टिविटी की क्या है। ओके तो हीट मैंने जो बताया Q इज इक्वल टू A इंटू K डिवाइडेड बाय X इंटू T2 माइनस T1। ओके A जो है स्क्वायर फुट में है, K इसमें कंडक्टिविटी है, T2 माइनस T1 डेल्टा T डिग्री फ़ारेनहाइट में है, Q है BTU पर आवर में, और X है थिकनेस 1 इंच। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्रिक जो होता है, ब्रिक ईट होती है ना, ब्रिक, उसका कंडक्टिविटी होता है 9। ओके उसका यूनिट होता है BTU इंच। लिख लीजिए BTU इंच, BTU इंच, मतलब BTU पर आवर इंच, मतलब BTU पर आवर इंच पर स्क्वायर फुट। ओके इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर 1 इंच थिकनेस का ब्रिक है, हाँ 1 इंच थिकनेस का अगर ब्रिक है तो वो 9 BTU पर आवर 1 स्क्वायर फुट ब्रिक में से हीट पास करेगा। ओके समझ गए ना आप? उतना 9 BTU पर आवर पर स्क्वायर फुट अगर ब्रिक वॉल का थिकनेस 1 इंच है, ओके 1 इंच थिकनेस, ओके तो 9 BTU पर आवर 1 पर स्क्वायर फुट वो पास करेगा। ओके नाउ आता लेट अस अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस। अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ लिया, अभी रेजिस्टेंस का देखो। अभी क्या है, इट इज रेजिस्टेंस इज जस्ट डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो रिवर्स रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है। समझे क्या? यस सर। हाँ, अभी क्या हो गया इसका मतलब समझ लिए सो फार। 1 इंच थिक ब्रिक, 1 इंच थिक ब्रिक का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 इंच 1/9। 1/9। ओके हाँ कितना हो गया वो? 0.11। 4 इंच का कितना होगा? 0.25। नहीं, 4/9 ना। 4/9 ओके। अच्छा ओके। 0.44 और 8 इंच ब्रिक का 8/9 ओके 0.88। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस है मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी? 1/0.88। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आगे मतलब क्या है, जैसे थिकनेस आप जैसे बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते जाते हो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बराबर? अब दिख रहा है, पहले 1 इंच का 0.11 था, दूसरे का 0.44 था, बाद में 0.88 हो गया। सर मीन्स इट्स यू कैन से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वॉल का हीट ट्रांसफर BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट वो बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है, वो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब हमारा कंडक्टिविटी कम हो रहा है। मैंने क्या बताया? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ मीन्स वो रेजिस्ट कर रहा है, वो उतना हीट ट्रांसफर कम हो रहा है। हाँ, रजिस्ट कर रहा है, हीट को रजिस्ट कर रहा है, वो हीट ट्रांसफर कम हो रहा है हीट ट्रांसफर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसका थिकनेस बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन उससे क्या हो रहा है? उससे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है। हाँ, नाउ यू आर राइट। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी कम हो रही है, और कंडक्टिविटी कम होने से हीट ट्रांसफर कम हो रहा है। मीन्स कंडक्टिविटी मीन्स हीट ट्रांसफर।
कंडक्टिविटी इज हीट ट्रांसफर, आपको मैंने वैसे भी बताया ना, Q इज इक्वल टू वॉट। अगर आप सबको एरिया को 1 कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंस 1 कर देंगे, तो आपको वही डिफिनेशन आता है ना, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट इन BTU पर आवर। अल्टीमेटली उसका यूनिट वही है, इन BTU पर आवर थ्रू एन यूनिट एरिया विद ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कंडक्टिविटी का डेफिनेशन यूनिट क्या है, BTU पर आवर इंच पर स्क्वायर फुट। बराबर। So inch is a very thickness is a very important factor। वो हम आगे उसको चलेंगे, सीखेंगे आगे कैसे करना है, एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट टाइम, तब देखेंगे। अभी नाउ हमने कर लिया कंडक्टिविटी पर समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया। अभी हमको क्या तीसरा पूछा था आपने, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसका ज्यादा फुल यूज नहीं होता है, लेकिन अब उसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। अभी कंडक्टिविटी व्हेन मेंशन अदर देन 1 इंच थिकनेस, वो लिस्ट अभी आप बुक देखेंगे, आपने जब बुक्स वगैरह देखेंगे जो चार्ट आपको दिए है, तो उसमें उन्होंने लिस्टेड थिकनेस की कंडक्टिविटी दी है, मतलब 1 इंच की नहीं दी है, 2 इंच की भी दी है, 4 इंच की भी दी है, 5 इंच की भी दी, लाइक दैट लिस्टेड थिकनेस। ओके। म्हणजे कंडक्टिविटी व्हेन इट इज मेंशन विथ द थिकनेस इज कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी when mention other than 1 inch thickness, other than 1 inch thickness, that is listed thickness, okay, it's called conductance। अभी इसका मतलब क्या हो गया है, हम जिसको होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं, मतलब होमोजेनियस मटेरियल मतलब क्या, कॉपर है तो कॉपर का ही प्लेट है, कॉपर के प्लेट के अलावा कुछ नहीं है दूसरा। आयरन है तो लोखंड है तो लोखंड, लोहा है तो लोहा ही है, लोहा के अलावा कुछ नहीं है, तो ये होमोजेनियस मटेरियल हो गया। ब्रिक है तो ब्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम इसको साथ जब आगे बाकी के मटेरियल जोड़ के कंपोजिट सेक्शन बनाते हैं, ओके, when all different material makes a composite material with different conductivity को मिला के जब हम एक composite material बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं overall coefficient, and that is called U। okay I think we'll stop it here। yes sir, तो हेवी हो जाएगा बहुत। yes sir, नेक्स्ट वीक में अपन दूसरा इसको आगे बढ़ाएंगे। yes sure। ये सब जो है पढ़ के आइए, जो मैंने पढ़ा है बताया आज वो। हेलो, यस सर, यस। चलो ओके, सुबोध ओके, आई एम क्लोजिंग नाउ। कुठली घ्यायची का आज नंतर घेऊन? अरे यार वो सब बैठे हुए लोग हैं, त्योहार है ना आज, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, जो ऊपर करूँ। हाँ, ओके, Can we leave?